नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उभरती हुई युवा लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी समुद्री घोड़ा। तो आइए सुनते हैं कहानी। वह दोनों तरफ से अंधेरे अधर में लटके किसी रस्सों से बने पुल पर भाग रहा था, डगमग झूलता हुआ, जिसके एक ओर से कुत्तों का झुंड उस पर भौंक रहा था, दूसरी तरफ कुछ अजब आकृतियां फुसफुसा रही थीं कि वह फुसफुसाहट डर पैदा करे। उसके हाथों में धड़कता हुआ कुछ था, मांस की कई कई परतों के बीच लसलसे पारदर्शी द्रव और खून सना कोई अटपटा और छटपटाता घायल जीव। वह जीव हिला और उसके हाथ से छूटकर अंधेरे पानियों में जा गिरा। छप, और उसकी नींद एक झटके से उचट गई। रीढ़ में कंपन उसे देर तक महसूस हुए। उसके बाद कुछ पल को पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द हुआ। ठीक हो गया। उसने उठकर पानी पिया। उसकी धड़कनें बामुश्किल काबू में आईं। उसने वह सपना ज़हन से झटक दिया। बाहर बालकनी में हल्का उजास फैलने लगा था। उठकर उसने वॉशिंग मशीन चला दी और अपने लिए माइक्रोवेव में चाय बनाकर ले आया। बिस्तर पर बैठकर कुछ नई आई ईमेल्स देखने लगा। उसने बगल में बेसुध पड़ी रौद्रा को अभी जगाना मुनासिब नहीं समझा। वह कल सुबह 9 बजे की निकली, रात 10 बजे लौटी है काम से। रौद्रा के गोरे भारी चेहरे पर थकान दिख रही थी। उसके ऊपरी होंठ की रोमावली पर तापमान संतुलित होने पर भी पसीने की बूंदें जमा थी। यह आजकल कुछ आक्रामक ढंग से आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश में लगी है। मैं जानता हूं यह दबाव में है। कुछ है जो इसे परेशान कर रहा है। इसकी कंपनी का सीईओ बहुत बड़ा टास्क मास्टर है। उस पर कंपटीशन इतना कि हर व्यक्ति उसकी जगह लेने को तैयार। वह है कि हर सप्ताह अधिक काम और रिजल्ट लाकर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कमाना चाहती है, ताकि वह पिछले 2 साल से पीछे छूटने का गैप भर सके। आह, वह तो कॉरपोरेट में बदल चुके मीडिया की किसी भी रेस में नहीं शामिल, कब का बाहर हो चुका। वह उतना ही कमाता है जितने से उसके अपने बिल्स और इस घर के खर्च निकलते हैं। घर का खाना बना, गैजेट्स की मेंटेनेंस कर, लॉन्ड्री और वैक्यूम क्लीनिंग का काम खुद संभाल कर वह अतिरिक्त पैसा बचा जरूर लेता है। एक हादसे ने कितना पीछे कर दिया दोनों को। 2 साल सामान्य होने में लग गए। अस्पतालों के बिलों ने जमा पूंजी सारी खा ली। हेल्थ इंश्योरेंस ने उनको कुछ उबार लिया, कुछ उसके पिता की छोड़ी वेल्थ ने। हाँ, जिस कॉरपोरेट की दुनिया की चूहा दौड़ से वे बाहर छिटक गए थे, रौद्रा ने तो स्वस्थ होकर फिर से सबसे पीछे लगकर भी दोबारा उस रेस में शामिल होना मंजूर कर लिया। वह कल के छोकरों के पीछे लगने के लिए अपना अहम कुचल नहीं पाया। यूं नास्तिक रहा है वह अब तक। फिर भी वह शुक्र अदा करता है किस्मत का, वरना वह सड़क हादसा उसकी जान ले सकता था। रौद्रा के घर मेरठ से लौटते हुए हाईवे पर एक विशालकाय 2 रेल के डिब्बे जितने बड़े ट्रक ने गलत साइड से ओवरटेक किया और एक हल्की टक्कर में ही इनकी कार को एक साइड से खिलौने की तरह पिचकाता हुआ गुजर गया। गाड़ी की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वायव की बस एक पसली टूटी होगी। रौद्रा को जरूर ज्यादा चोट आई। कार की बाईं खिड़की वाला मेटल पिचक कर उसके निचले धड़ में धंस गया था। वे शहर के नजदीक ही थे, सो उन्हें तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रौद्रा की रीढ़ में रॉड्स लगीं और लगभग नष्ट गर्भाशय बाहर निकाला गया। बाद में पता चला कि वायव की टूटी पसली तो बाएं फेफड़े में जा धंसी थी। उसके फटे हुए फेफड़े को तुरंत निकाल दिया गया था और सांस नली का दायां हिस्सा क्लिप कर दिया। वे 3 महीने हॉस्पिटल रहकर घर आ गए थे और वह एक फेफड़े से 10 महीने तक काम चलाता रहा, जब तक उसे डोनर न मिला। सच पूछो तो जिंदगी ने बहुत बड़ा झटका दिया था। दोनों की नौकरियां छूट गई थीं। रौद्रा एमबीए है, सो उसे दोबारा जमने में दिक्कत नहीं हुई। वायव पत्रकार और न्यूज़ फोटोग्राफर है।
सो अब फिर उस तरह जमने में उसे समय लगा, लेकिन वह फ्रीलांस अच्छा काम कर रहा था। उस हादसे ने इस तरह दहला दिया था कि उन्हें हर महीने मनोचिकित्सक के पास बैठक के लिए जाना पड़ता था। रौद्रा का सदमा बड़ा था, क्योंकि उसने बच्चा पैदा करने की क्षमता लगभग खो दी थी। लेकिन वह इस विषय पर चुप है, कुछ जताती नहीं। शायद अब वह इस विषय पर बात करना ही नहीं चाहती। ठीक ही है। मनोचिकित्सक कहता है कि रौद्रा सहज संयत है। उसे नियमित साइकियाट्रिक सेशन और दवा की जरूरत अब कम होती जाएगी। वह भी लंग ट्रांसप्लांट से रिकवर होकर सहज और संयत हो चला था। मगर अचानक ये सपने। उसने एक रोज मन के डॉक्टर को बताया, मुझे बहुत भीषण सपने आ रहे हैं पिछले 2 महीनों से। सपने भी ऐसे कि जो मुझ पर गुजरते महसूस होते हैं, एकदम सच से। मसलन भागूं सपने में तो जागने पर थकान रहे। कैसे सपने, बताओ जरा। साइकियाट्रिस्ट ने उसके ब्लड में केमिकल्स की रिपोर्ट देखते हुए पूछा। उसने बताया कि कभी वह बेतहाशा भागता है, सपनों में संकरी गलियां, बेतरतीब मकान, एक मकान में घुसकर दूसरे में निकलता है, लोगों से टकराता है, सीढ़ियां फलांगता है, छज्जों से कूदता है, मस्जिद में गुम्बदों पर चढ़ छलांग लगा देता है और अचानक पंख लग जाते हैं और वह उड़ता है पहाड़ों के पार। कभी वह बीहड़ जंगल में किसी गुफा के कोने में हाँफ रहा है। बाहर कुछ भेड़िए जमीन कुरेद रहे हैं, पंजे फटकार रहे हैं, अजीब कराहें और चीखें। वह धंसता जाता है गुफा के भीतर भीतर अंधेरों में, और वह घुस जाता मांस, मज्जा, रक्त और म्यूकस की लिबलिबाहट में, किन्हीं पारदर्शी झिल्लियों में फंसा। कभी वह निचले पेट में दर्द महसूसता है। वह बाथरूम ढूंढता है, बेइंतहा गंदे बाथरूम, मल के ढेर पार करके एक बेहद गंदे कमोड पर हिम्मत करके बैठता है। बहुत देर से रोकी पेशाब की हाजत से निजात पाता है। करता है तो करता चला जाता है, करता चला जाता है। नींद खुलती है तो बिस्तर गीला। उसके कुछ और टेस्ट हुए और उसकी दवाएं बढ़ गईं, मगर सपने हिंसक और अश्लील होते चले गए। वह नींद में गोंगियाने लगता था, छटपटाता था, रौद्रा को जकड़ता था। वह कई गंदे दिखते लोगों को अपनी तरफ झपटते पाता। वह अपने को मीलों नंगा दौड़ते पाता। ज्यादातर सपने वह सुबह भूल जाता, मगर उन सपनों की पीड़ा मन में धंसी रहती, कसैलापन जबान पर रहता। सुबह वह इतना थका होता था कि वह काम के लिए निकल नहीं पाता था। वह रौद्रा के लिए दिन ब दिन आतंकित रहने लगा। उसने उसको दफ्तर में हर रोज शाम 6 बजे के बाद फोन पर परेशान करना शुरू कर दिया। सुनो, शाम के 6 बज गए, तुम घर लौट आओ। वायब, मैं 8 से पहले कब घर लौटती हूँ? आज तो पॉसिबल ही नहीं, 9 बजेंगे। भाड़ में जाए, छोड़ दो यह नौकरी। पागल हो, जानते बूझते यह कह रहे हो। वह सुबह घर से निकलती तब भी वह अटपटी बातें करता। उसके कपड़ों को देखकर बदलने के लिए कहने लगता, स्लीवलेस मत पहना कर यार, मर्दों की गंदी नजरें पड़ती हैं, बदलो अभी। स्कर्ट मुझे पसंद नहीं रौद्रा, लड़कियों की टांगें देख लड़कों को आइडियाज आते हैं। वह कभी उसकी जिद पर कपड़े बदल लेती, कभी टालकर निकल जाती घर से। वायब, तुम कितना बदलते जा रहे हो? तुमको क्या हो रहा है? ये तुम ही हो ना? तुमने ही तो लाकर दी ये ड्रेसेस। पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करते थे, बल्कि तुम कहते थे कॉर्पोरेट्स में मर्दों का लड़कियों को छूकर बात कर लेना कॉमन है। लड़कियों को इतना टची नहीं होना चाहिए। खुद को लड़की नहीं, पर्सन मानना चाहिए। अपने जेंडर को लड़कियां पहले उठाकर ताक पर रख दें तो लड़के भी सहज व्यवहार करने लगेंगे। आजकल चला है ना, क्विट सरनेम बी इक्वल, तो क्विट जेंडर आइडेंटिटी बी इक्वल। यही कहते थे ना? हाँ, मगर एक सुबह तो हद हो गई। उस दिन रौद्रा को लंबी सिटिंग करनी थी दफ्तर में। उसने एक स्लीवलेस डेनिम की आरामदायक मिडी ड्रेस पहन ली। सुनती नहीं हो ना मेरी?
किसी दिन तुम्हारा गैंग रेप होगा। क्या बक रहे हो वायब? रौद्रा ने हाथ के ग्लास की तली में छूटा पानी उसके चेहरे पर गुस्से में फेंक दिया। गुस्सा जायज था, पानी भी बहुत कम था। वह बिफर कर दीवार से सर टकराने लगा। सुनो, मेरी मेरी बात सुन लिया करो। रौद्रा को यह मेलोड्रामा बहुत अजीब लगा। वह दरवाजा पटक कर निकल गई। उस रात जानबूझकर डिनर बाहर करके आई। वायब ने गुस्से में पूरे हफ्ते बात नहीं की उससे। इस बात को कुछ ही दिन बीते होंगे कि उसे अपने दफ्तर में वायब के दोस्त का फोन आया कि वो पुलिस स्टेशन में है। डीटीसी की बस में वायब ने एक लड़के को पीट पीट कर घायल कर दिया, क्योंकि वह लड़का कोहनी से एक लड़की का सीना बार बार छूकर दूसरे लड़के को आंख मारकर बता रहा था अपनी उपलब्धि। सालों, कितना सहेंगी लड़कियां? जमाना हो गया तुम्हें यह सब करते हुए। वह यही बड़बड़ा रहा था। बात किसी तरह बिना पुलिस केस बने सिलटाई गई और वायब बहुत देर बाद घर लौटा। शाम को रौद्रा और वह दोनों अपने बेडरूम में थे। तब रौद्रा ने उसे प्यार से छुआ तो वह रो पड़ा। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या समस्या है। मैं क्या बहुत बुरा व्यवहार करता हूं तुमसे? कल फिर मैंने सपना देखा। बहुत सारे नंगे जलील मर्द मेरे पीछे और मैं शलवार में उलझकर गिर पड़ा हूं। वो दबोच रहे हैं। शलवार? रौद्रा चौंक गई। उसके पसीने में डूबे चेहरे को देखा। क्या इसकी पर्सनैलिटी ट्रांसवेस्टाइट में तब्दील हो रही है? पता नहीं, फिर पैंट होगी। वह उसे अपने को ऐसे देखते हुए सकपकाया। पास पड़ी स्माइली सिलिकॉन बॉल से खेलने लगा और चुप हो गया। रौद्रा भी चुप होकर खिड़की के बाहर मटमैले हो चले शाम के धुंधलके को देखने लगी। सड़कें जाम से त्रस्त खामोश हो हरी बत्ती का इंतजार कर रही थी। हरी बत्ती हुई, शोर चालू हुआ तो वायब बोला, सच कहूं मैं खुद को औरत ही पाता हूं सपनों में। भागती औरत के उछलते दर्द करते सीने को महसूस करता हूं। दबोचे जाने का डर। कहते हैं सपना बता दो तो वो नहीं आते। मैं तुमको हर सपना बताकर उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन वे एपिसोड दर एपिसोड किसी क्राइम सीरियल की तरह आते चले जाते हैं। यह सीरीज कब खत्म होगी रौद्रा? परसों तो मैंने खुद को साड़ी में झाड़ियों में गिरते देखा, एक भीड़ को खुद पर टूटते। यह सब क्या है रौद्रा? क्या मैं संतुलन खो रहा हूं? मैं जांघों में दर्द महसूस करता हूं, टीस, खरोंच। डॉक्टर, वह समझ नहीं पा रहा है, लगातार एक ही पैटर्न के अपने भयानक सपनों की वजह। वह परेशान है बहुत। रौद्रा ने अगली सुबह साइकियाट्रिस्ट को फोन करके कहा तो डॉक्टर ने वार्ड में भर्ती कर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा। उसने वार्ड में एडमिट होने के मुद्दे पर भी आनाकानी की। उस रोज कातर होकर उसने रौद्रा से माफी भी मांगी, लेकिन रौद्रा बहुत चिंतित थी उसके 180 डिग्री पर आकर बदलते व्यक्तित्व से। रौद्रा के बहुत समझाने पर वह मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्री वार्ड में एडमिट हो गया था। वह एक ही सवाल कर रहा था हर बार अपने डॉक्टर से कि वह हर बार बेतहाशा कराहता क्यों भागता चला जाता है। ये कौन से जंगल हैं जिनके रास्ते इतने पहचाने हैं कि वह रोज बिना भूले हर पगडंडी सही पकड़ता है जो गुफा की तरफ जाती है। अंत में गुफा में जा दुपकता है। यह कौन सा डर है? रौद्रा ने मनोचिकित्सक से, न्यूरोलॉजिस्ट से बात करने की सलाह मांगी कि कहीं दिमागी चोट न लगी हो। मनोचिकित्सक ने न केवल न्यूरोलॉजिस्ट बल्कि वायब का लंग ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन के साथ भी मीटिंग फिक्स कर ली। वायब के कई टेस्ट हुए और फिर अगली पिछली सारी दूसरी शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल जांचों के नतीजों को देखा गया। रोड एक्सीडेंट में सर पर तो बिल्कुल चोट ही नहीं थी। उन दोनों के ही शरीर के छाती से निचले हिस्से दबे थे कार के पिछले हिस्से में। दोनों होश में थे। मानसिक तौर पर भी वह किसी क्लिनिकल अवसाद में नहीं था, न वह जागते हुए किसी भ्रम में रहता। इन सपनों ने ही उसे असामान्य अस्वस्थ बना दिया था। मनोचिकित्सक के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन के साथ हुई
तीसरी मीटिंग में जाकर निकले कुछ तथ्य उनमें कुछ अजीब से थे। उनसे जुड़ी संभावनाओं में से एक को सुनकर सब चौंक गए। क्या ऐसा भी संभव है? ऐसा कहीं सच में होता है? नए पुराने मेडिकल जर्नल्स में ऐसे कुछ केस दर्ज तो हैं, या यह एक दूर की कौड़ी ही है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? कुछ ऐसी वायवीय वास्तविकताओं पर मेडिकल साइंस भी यकीन करती आई है। क्या कोशिकाएं भी स्मृतियां सहेजती हैं? मृतकों के जीवित अंगों की कोशिकाएं अपने साथ स्मृतियों का कोष लाती हैं। माइक्रोस्कोप से दिखने वाली कोशिका जिसका चित्र हर छठी कक्षा का बच्चा बनाता है, वह स्मृतियां कहाँ होती होंगी? जीव द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, रिक्तिकाओं में तो कतई नहीं। तो फिर क्या ये आरएनए या डीएनए में? करेक्ट। डीएनए में जब पुरखों का जीन पूल सुरक्षित रहता है तो यादें क्यों नहीं रह सकती? वायव का केस क्या सेल्यूलर मेमोरी का मामला था? क्या ट्रांसप्लांटेड अंग की कोशिकाओं की स्मृतियों में अंग दान करने वाली की जिंदगी का कोई हादसा कैद था? यह काल्पनिक अवधारणा है, पुनर्जन्म जितनी ही हवाई है। इससे जुड़े संयोग बहुत हैं, पर कोई मुकम्मल मान ली गई रिसर्च नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट बोला। इतनी तकनीकी के बावजूद हम मौसम तक का तो हूबहू अंदाजा लगा नहीं पाते, लेकिन इस बात का दंभ भरते हैं कि हमने अंतरिक्ष की व्याख्या कर ली है। ब्रेन मनुष्य का अंतरिक्ष है। जब न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं समझेंगे यह बात को? अधेड़ सर्जन बड़बड़ाया। क्या इनको बताया गया था कि वह कौन डोनर था जिसका लंग ट्रांसप्लांट इनको हुआ? हो सकता है कोई मन की ही काल्पनिक उड़ान हो। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद मरीज इस उलझन में तो पड़ता है कि उसको जाने किसका अंग लगा है, वह मरा कैसे होगा, वह कैसा रहा होगा। इस सब सोच की कड़ियों में कई बार अचेतन चीजें गढ़ने लगता है। क्या इनको पता है कि डोनर कौन था? साइकियाट्रिस्ट ने सर्जन से पूछा। नहीं, एथिकली बताया नहीं जाता, सर्जन ने बताया। तो आपको पता था डोनर कौन था, उसका बैकग्राउंड? न्यूरोलॉजिस्ट ने अधेड़ सर्जन को सनकी मानते हुए निचला होंठ चबाते हुए एक झपट में बोला, हाँ डॉक्टर इशाक, संयोग से उस लड़की के तीनों अंग मैंने और मेरी टीम ने निकाले थे, जो अलग अलग लोगों में ट्रांसप्लांट हुए। वह लड़की पुलिस द्वारा मेरे पास कोमा में लाई गई थी, हल्की सांस लेती हुई एक बॉडी भर, जिसके पूरे जिस्म सहित सर में चोटें थीं। मुझे यह भी पता है वह देखने में आदिवासी लड़की थी। गोदनों से भरा जिस्म, उसका गैंग रेप हुआ था। वह 15 दिन हमारे आईसीयू में कोमा में रही थी। उसके साथ एक आदमी था जिसने अंगदान के फॉर्म पर अंगूठा लगाकर पैसे लिए थे। ब्रेन डेथ के बाद हमने उसकी एक किडनी एक बच्चे को लगाई, लीवर एक कैनेडियन महिला को भेजा जो वहीं ट्रांसप्लांट हुआ था। उसका एक फेफड़ा हमने लंबी वेटिंग के बाद इस पेशेंट वायब को ट्रांसप्लांट किया था। माना, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि इस लड़की के साथ हुए हादसे ही सेल्यूलर मेमोरी के जरिए वायब के सपनों में पहुंच रहे हैं? साइकियाट्रिस्ट चकराया। मरीज के अचेतन की अटकलों से उसका पुराना नाता था। देखिए, हम सिर्फ संभावना की बात कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट के कई मामलों में पूरा व्यक्तित्व बदल जाने के कई केसेस मेडिकल जर्नल्स में लिखे हैं। यह सर्जन एक उम्र याफ्ता, खुले दिमाग का, ईश्वर और दुआओं और चमत्कारों में विश्वास रखने वाला बंदा था। वह ऐसे वैज्ञानिक चमत्कारों में खूब रुचि लेता था। न्यूरोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्टों पर साइन कर सिर हिलाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। रौद्रा हैरान परेशान बैठी थी। उसके सामने ही साइकियाट्रिस्ट ने सर्जन से कहा, फिर भी उसे काउंसलिंग की जरूरत तो पड़ेगी। आप यकीन से कह सकते हैं कि? देखिए डॉक्टर जेना, मैं पुराने स्कूल ऑफ थॉट का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। 100% यकीन जैसी हमारे यहाँ किसको किसमें होता है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर कोशिका का अपना इतिहास होता है। हर कोशिका कई कोशिकाओं में बंटती है। सभी कोशिकाएं बंटने के प्रोसेस याद रखती हैं,
तभी तो वे अपनी भूमिका का सही निभाव करती हैं। वे एक इतिहास लिए रहती हैं, कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ अंत होना है। यही वजह है कि जब हम किसी नितांत अनजान चेहरे को देखते हैं तो हमारे दिल की सेल्यूलर मेमोरी कहती है, लो हम फिर मिल ही गए। क्योंकि हर जीवित कोशिका के पास उसके पुरखों के संघर्षों का इतिहास है। एक किस्सा तो मेडिकल मिथकों में यह भी है कि एक बंदे की रहस्यमय मौत हुई। उसका हार्ट एक दूसरे मरीज को ट्रांसप्लांट हुआ। वह मरीज जब स्वस्थ होकर घर पहुंचा तो उसे उस व्यक्ति के मर्डर के सपने यूं आते थे कि सब कुछ उसके साथ घट रहा हो। वह पुलिस के पास पहुंचा और जो सपने मैं डिटेल उसने बताए, उस बंदे के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। यह किस्सा 90% गढ़ा भी गया हो तो 10% संभावना फिर भी बचती है। दुनिया जमाने के साइंसदां प्राकृतिक चमत्कारों में यकीन रखते हैं। ह्यूमन बॉडी और ब्रेन की अज्ञात शक्तियां बहुत हैं। हर साधारण डॉक्टर और सर्जन के पास अपने कई कई किस्से मिलेंगे। मेरे हिसाब से इनके लिए काउंसलिंग से ज्यादा बीतता समय ही दवा का काम करेगा। साइकियाट्रिस्ट भी उस अधेड़ सर्जन से प्रभावित सा लगा। वह सोच में डूबा हुआ था। रौद्रा ने उसे टोका, क्या यह सेल्यूलर मेमोरी हल्की होकर खत्म होने की संभावना नहीं होती? हाँ, होती है। समय के साथ जब पुराने लिखे पर नया लिख दिया जाए। सर्जन मुस्कुराकर चला गया। रौद्रा की निगाह में भी यह बात अजीब थी, पुनर्जन्म की याद आ जाने जैसी। सर्जन उनको एक असमंजस में छोड़ चला गया। उसने और साइकियाट्रिस्ट ने वायब से यह बात छिपाने का निर्णय ले लिया। कोई मतलब नहीं उसके मन में एक वहम और सपनों में एक खलल और डालने का। हाँ, मैं इन सपनों को वहम या हेल्यूसिनेशन नहीं कह सकता। इसलिए नींद आने वाली दवाओं, पोस्ट ट्रॉमेटिक दवाओं को ही चलाए रहना होगा। यह डिप्रेशन भी नहीं है, बस हादसे का ही असर है। या कौन जाने सर्जन का कहा, आप इन्हें 2-3 दिन बाद घर ले जाएं। अस्पताल में गुजरी उन 2 रातों में एक रात वायब नींद में इतना जोर से चीखा कि वार्ड के स्टाफ को उसे इंजेक्शन देकर फिर सुला देना पड़ा। सुबह उठा तो उसे बेतहाशा किसी स्त्री गोद की जरूरत हुई। रौद्रा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया हूं ना मैं। कल रात मुझे लगा कि कोई अपना लिंग मेरी नाभि में गाड़े दे रहा है। वहां से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। पता नहीं मैं यह सब क्यों देखता हूं। सुनो, मुझे घर चलना है। चलेंगे घर वायब। आज ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज को बोल ही दिया। दवाएं लंबी चलेंगी, पर तुम कोशिश करो अब काम में जुटने की। हम जिम जाया करेंगे ताकि थक कर सो तो ऐसे अटपटे सपने ना आए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।